स्टूडेंट्स, आज मैं जीव विज्ञान के 12वीं क्लास के जीव विज्ञान के छठे के अपने चौथे लेक्चर को प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस लेक्चर का टॉपिक है डीएनए प्रतिकृति, डीएनए का रिप्लिकेशन। अब इसके अंतर्गत हमने जो कंटेंट रखा है, डीएनए प्रतिकृति के मत, अर्धसंरक्षी मत क्या है तथा डीएनए प्रकृति की विधियाँ क्या क्या है, इसको ध्यान से आप देखें, समझें और अपने नोटबुक पर उतारेंगे। तो आप इसको इस फिगर में देखिए, इस चित्र में देखिए कैसे बना हुआ। इसका स्ट्रेंथ डबल स्ट्रैंड है, इसको स्ट्रैंड्स कहते हैं। और इसमें स्ट्रैंड्स में एडेनिन है, थाइमिन है, सिस्टोसिन है, गुआनिन है, सभी बेस हैं। ये बेस है, ये बेस है। बेस जो है जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। यहाँ पर देखिए ये बेसेस हैं, बेसेस जुड़े हुए हैं। और लॉगिंग स्टैंड्स, बनने वाला स्टैंड्स जो है यहाँ पर देखिए ये फॉर्क रूप बन जाता है, अर्थात सीढ़ी दो भागों में बढ़ती है एक छोर से, और इसके बाद फिर नया डीएनए स्टैंड्स बनता है। ये कैसे बनता है इसको आगे आप देखिए। इसके डीएनए के रिप्लिकेशन या नया स्ट्रैंड बनने के कई मत हैं, और जिसमें प्रमुख रूप से यहाँ पर 3 मतों का व्याख्या किया गया है। पहला है विक्षेपक मत या डाइवर्सिव थ्योरी। इस मतानुसार डीएनए अणु कई स्थानों पर टूट जाता है तथा टूटे हुए भाग स्वतंत्र रूप से डीएनए प्रतिकरण करते हैं, डीएनए प्रतिकरण रिप्लिकेशन करते हैं। इसके उपरांत सभी स्ट्रैंड बेहतरीन रूप से जुड़ जाते हैं, और जिसके फलस्वरूप पुराने और नए स्ट्रैंड दोनों ही आंशिक रूप से उपस्थित रहते हैं। ये अंडरस्टैंड हो गया। और अब देखिए ये संरक्षी मत में, कंजर्वेटिव थ्योरी में देखिए क्या मत है। इस मत को मानने वाले वैज्ञानिकों के अनुसार जनक डीएनए के दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स सुरक्षित रहते हैं एवं डीएनए प्रतिकरण से नए स्ट्रैंड बनते हैं। अभी इन दोनों मान्यताओं की, दोनों थ्योरियों की मान्यताएं बहुत कम हुई। सबसे अधिक माने जाने वाली मान्यता है सेमी कंजर्वेटिव थ्योरी। इस मान्यता के अनुसार आप देखिए, इसमें वैज्ञानिकों ने जो इस मान्यता को सैद्धांतिक रूप से प्रूफ किया, प्रैक्टिकल रूप से प्रूफ, मैथ्यू स्टेलिन, मेसेल्सन, फ्रैंकलिन स्टेलिन और टेलर के प्रयोग, इन्होंने प्रायोगिक जो प्रूफ किया कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड से डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो मानी जाने वाली प्रयोग का जो वो हुआ, वो है रॉस टेलर। 1957 में रॉस टेलर इन्होंने प्रयोग किया। रॉस टेलर ने वाटसन क्रिक मॉडल में भी द्विकीर्ण संरचना का वर्णन करते हुए, और तीसरा है वाटसन एंड क्रिक, इनका प्रयोग। ये कैसे होता है, इसको सेमी कंजर्वेशन मेथड जो सबसे मान्य विधि है उसको समझाया गया है। इसमें देखिए होता क्या है कि आप यहाँ से समझिए, ये 2 स्ट्रैंड्स है, 5 और 3 ओल्ड स्ट्रैंड, दूसरा 3 to 5 ये जो है ओल्ड स्ट्रैंड है। इसकी दिशाएं हैं 5:3 और 3:5। इस तरह से ये स्टैंड्स लगे होते हैं, इनकी व्याख्या इस तरह से है। अब जब
इंटेंशन आता है इसमें रिप्लिकेशन के लिए सेमी कंजर्वेटिव मेथड का ये हम समझा रहे हैं आपको। तो इसमें क्या है कि एक रिप्लिकेशन फॉर्क बनता है, इनिशिएशन पॉइंट्स होता है और वहाँ से दो भागों में ये जो है बन जाता है। इधर देखिए ओल्ड इधर आ गया, एक ओल्ड इधर आ गया, एक ओल्ड इधर आ गया और इनके बीच में जो है नया स्टैंड्स, जैसे ये 3 से स्टार्ट होता है, 3:5 है नया स्टैंड, पुराना स्टैंड, तो नया स्टैंड बनेगा 5:3। और यहाँ पर देखिए 5:3 है दूसरा ओल्ड स्टैंड, तो यहाँ पर बन रहा है 3:5। ये जो है बीच बीच में नए स्टैंड लॉगिंग, नए स्टैंड बन जाते हैं और पुराने स्टैंड के जो है बेसिस से बन जाते हैं। अब यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, देखिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर ज़रूरत है देखिए बेसिस की, बेसिस, और क्या ज़रूरत है फास्फेट, और क्या ज़रूरत है डीऑक्सीराइबोज शुगर, ये ज़रूरत पड़ता है। और ये आता है साइटोप्लाज्म अर्थात केंद्रक के बाहर से आता है और इस प्रकार सेमी कंजर्वेटिव मेथड से रिप्लिकेशन हो जाता है। इसके लिए जो प्रोसेस एडाप्ट होता है निर्माण, इसमें होता क्या है, पहले देखिए इसमें जो प्रोसेस होता है इनिशिएशन होगा पहले फर्स्ट, और यही चीज़ जो है इसमें भी दिखाया गया है। देखिए ये डबल हेलिक्स डीएनए वाटसन क्रिक मॉडल है और पहले ये जब इंटेंशन प्राप्त होता है फॉर्क बनता है, फॉर्क इनिशिएशन पॉइंट्स बनता है और इसके बाद ये दो भागों में बढ़ जाता है। दो भागों में बढ़ जाता है, एक तरफ ओल्ड स्टैंड जाएगा और एक दूसरी तरफ ओल्ड स्टैंड जाएगा और इसके बाद फिर जो है इनके इस पर एंजाइम काम करता है और जो अभी हमने बताया कि इसके लिए शुगर, फास्फेट और बेसिस ये ज़रूरी है, इसी से ये स्टैंड का निर्माण होगा। तो इसके लिए जो है फिर वो साइटोप्लाज्म फैल जाते हैं। तो इस प्रकार से वाटसन क्रिक का मॉडल जो है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड का बखान कर रहा है, बता रहा है। अब इसके शुरुआत के लिए क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। एक प्रारंभ इनिशिएशन पॉइंट्स होता है, इसमें डीएनए प्राधिकरण की क्रिया किसी एक स्थान या अनेक स्थानों से शुरू होती है। ये रिप्लिकेशन का प्रोसेस एक स्थान से या अन्य स्थानों से भी शुरू होती है, जैसे बैक्टीरिया वायरस में अनेक स्थानों से शुरू हो जाती है और डीएनए प्राधिकरण किसी खास बिंदु से शुरू होकर 1-2 दिशाओं में हो सकता है। अब देखिए चित्र, एक यूरियाटिक सेल है, इसमें कई जगह फॉर्क बन रहा है, ए पॉइंट, ए पॉइंट, ए पॉइंट, ए पॉइंट, ए पॉइंट, ए पॉइंट। अब इसका जो ओल्ड स्टैंड है, देखिए ये है ओल्ड, ये ओल्ड है, ये ओल्ड है और ये लाल वाला स्टैंड एक नया स्टैंड बन रहा है, कई जगह बन रहा है। और ये प्रोकैरियोट में देखिए, प्रोकैरियोट में सर्कुलर डीएनए और इसमें 1 रिप्लिकेशन बबल्स होता है, एक रिप्लिकेशन बबल्स गुब्बारे की तरह बन जाता है और इसमें जो है स्ट्रैंड ये बन जाता है। देखिए तो इस प्रकार से रिप्लिकेशन के जो प्रोसेस हैं यूकैरियोट प्रोकैरियोट में थोड़ा अलग है। इसमें कई बबल्स बनेंगे, कई जगह जो है फॉर्क बनता हुआ दिखाई देगा और कई जगह रिप्लिकेशन होता है। दूसरा है पॉइंट्स होता है कुंडली अनबाइंड, जब डीएनए प्राधिकरण से हाइड्रोजन बांड टूट जाते हैं, हाइड्रोजन बांड टूटता है, हाइड्रोजन बांडिंग। यहाँ पर ये जो है बॉन्ड जो है कौन सी बांड है, ये हाइड्रोजन बांड, एच बांड।
एच बांड्स हाइड्रोजन बांड से बनता है। तो ये टूट जाता है तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यह क्रिया हेलिकेज एंजाइम है उसकी सहायता से होता है और सभी एंजाइमों को सम्मिलित रूप से टोपो आइसोमेरेज कहते हैं। सभी एंजाइम जो मिल करके खुलने की प्रक्रिया करते हैं उनको ये कहते हैं। डीएनए बी कुंडलन से वाई आकार का फोर्क, ये जैसे आई है ये वाई आकार का फोर्क बन गया और जिसे प्राधिकरण रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं। इसे रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं। यहाँ बना हुआ जो इस पॉइंट को रेप्लिकेशन फोर्क हो गया। अब देखिए दूसरा होता है प्राइमर स्टैंड का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर स्टैंड, शुरुआती दौर का जो स्टैंड है। इस प्रकार डीएनए एक अलग हुआ, दोनों स्टैंड टेम्पलेट का फार्मा का कार्य करता है। फार्मा माने उस पर आकर सेट होता है और इसके सामने लंबाई में बढ़ने लगता है और नया स्टैंड या प्राइमर स्टैंड आरएनए का छोटा छोटा टुकड़ा होता है जो आरएनए पॉलीमरेज या अन्य एंजाइमों की सहायता से बनता है। देखिए फार्मा बन जाता है और उसके बारे में हमने यहाँ बता दिया। नया स्टैंड की लंबाई और वृद्धि, इलोंगेशन ऑफ न्यू स्टैंड जो बनता है डीएनए में वो कैसे बढ़ता है। पृथक डीएनए टेम्पलेट न्यूक्लियोटाइड्स अपने पूरक न्यूक्लियोटाइड्स को आकर्षित कर स्टैंड को बनाता है। इस प्रक्रिया में आरएनए प्राइमर प्रथम सीढ़ी का कार्य करता है और द्विगुणन सदैव 5 से 3 दिशा में होता है, 5 to 3, परंतु टेम्पलेट्स स्टैंड के प्रति समानांतर एंटीपैरेलल होने के कारण एक स्टैंड 5 से 3 दिशा में होता है और दूसरे स्टैंड का 3 to 5 दिशा में होता है। दोनों का अलग अलग रिप्लिकेशन होता है। नए न्यूक्लियोटाइड्स के निर्माण में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भाग लेता है। अब इसमें देखिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भाग लेता है। संतत असंतत, अब जो है कंटिन्यूअस एंड सेमी कंटिन्यूअस रिप्लिकेशन के बारे में थोड़ा आप जान लीजिए। डीएनए प्रति चूंकि 2 दिशाओं में एक साथ होता है इसलिए एक ही एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज थर्ड संभव नहीं है। इस कठिनाई को निम्नलिखित सुझाव से दूर किया गया। डीएनए के उस स्टैंड में जहां विश्लेषण आरंभ होता है अग्रज स्टैंड लीडिंग स्टैंड से 5 to 3 दिशा में संतत होता है और पर दूसरा स्टैंड लॉगिंग स्टैंड संश्लेषण छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में असंतत होता है। ऐसे फ्रेगमेंट्स को ओकायराइजा और जिसमें 1000 से 2000 नाइट्रोजन बेस होते हैं और डीएनए लाइगेज एंजाइम द्वारा ये बनाया जाता है। अब देखिए इसमें ये समझ लीजिए, इसमें होता है यहाँ पर थोड़ा पॉइंट। अभी देखिए हमेशा 5 to 3 इनिशिएशन हो रहा है, 5 to 3, ये 5 है ओल्ड, ये 3 है और यहाँ पर रेगुलर रिप्लिकेशन हो रहा है। लेकिन 3 to 5 में जो है रेगुलर 5 to 3 ये जो है 3 की तरफ से जो वो 5 to 3 ये 5 to 3 है, यहाँ 5 to 3 है, ये एंटी होता है। ये यहाँ पर मान लीजिए सीधा तो इसके एंटी यहाँ होगा। अब इस स्टैंड में जो रिप्लिकेशन होगा वो जो है फ्रेगमेंट के रूप में होगा, फ्रेगमेंट के रूप में, जिसको ये कहा गया है ओकाराइजा परमेंट बीमेड, जो बाद में जुड़ करके स्टैंड पूरा करता है। बच्चों थैंक यू। आपने देखा कई विधियों से होने वाले डीएनए रिप्लिकेशन को और इसको ध्यान से पढ़िए और इसके बाद समझ में आपके पढ़ेंगे तो आ जाएगा। ये प्रयोग को बढ़िया से पढ़ लीजिए और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है अर्ध संरक्षित, जो आपकी परीक्षाओं में ज़्यादा पूछा जाता है। अब हम आपको नेक्स्ट अपने चैप्टर में मिलेंगे, नेक्स्ट अपने इसी चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे और आप मेरे
इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए, जिससे आपको जितना भी हम डालते हैं लेक्चर अपना, वो सब प्राप्त होता रहे बिना किसी परेशानी की। धन्यवाद।